पुष्कर सेल्फ स्टडी करेगा आज। आज बच्चे कम आएंगे, तुम आए हो, तुम्हारे लिए रिकॉर्डिंग कर जाए और यूट्यूब पर रिकॉर्ड कर दे रहे हैं बाकियों के लिए। देखो, हमने क्या बोला था कि हमारा जो डे 1 था कल का, है ना, तो डे 1 वी कवर फिजिक्स। ओके, डे 1 वी कवर फिजिक्स। क्या चाहिए, क्या चाहिए? वो चला लेंगे हम। हाँ चला लेंगे, चला वो चल जाएगा, जरूरत पड़ेगी तो। ठीक है, सो डे 1 वी कवर फिजिक्स। ओके, डे एंड द बेस्ट वे टू रिवाइज केमिस्ट्री इज थ्रू द एक्टिविटी। अगर आपको केमिस्ट्री रिवाइज करना तो एक ही तरीका है कि आप एक्टिविटी ही डिस्कस करो और क्वेश्चंस डिस्कस करो व्हेन यू हैव अ लेस नंबर ऑफ डेज। एंड डे 3 बायो, ये हमारा टास्क था। दिस इज डन। डे 2 है आज करेंगे हम लोग एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो अब एक हैंडआउट जो मैंने दिया है, उस हैंडआउट में मैंने 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिगर आउट किए हैं मैंने, और इसमें केवल फिजिक्स, अरे केवल केमिस्ट्री और बायो है। ये 20 दी मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिनको मैंने फिल्टर किया। वैसे बहुत सारे पीडीएफ ऑलरेडी दिए हुए हैं, ठीक है, अनलिमिटेड पीडीएफ आपको दिया गया है, बस ये 20 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। मतलब ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि जब पेपर होगा तो इस 20 में से आपको 2 से 3 क्वेश्चन पेपर में लड़ जाएंगे। इतना मैंने डिटेल फिल्टर्ड किया है कि वो क्वेश्चन इसमें होने चाहिए। बाकी बहुत सारे हैंडआउट चैनल पेपर दिया है मैंने, वो तो अलग चीज़ है। कैसे पढ़ना है एसिड एंड बेस सॉल्ट, ये हम पढ़ेंगे एक्टिविटी के थ्रू द एक्टिविटी। तो फर्स्ट टॉपिक आपको क्या पता होना चाहिए? आपको पता होना चाहिए अबाउट जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट एसिड एंड बेस। जैसे एसिड एंड बेस आर गुड कंडक्टर ऑफ electricity. Acid produce iron in a aqueous solution and base produce OH minus ion in a base in a aqueous solution. ये बेसिक चीज़ें पता है। फिर एसिड में भी हमने टाइप्स पढ़े थे, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड। उसमें भी हमने ये पढ़ा था ऑर्गेनिक एसिड एंड मिनरल एसिड। मिनरल एसिड आर स्ट्रॉन्ग एसिड एक्सेप्ट कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड इज द ओनली मिनरल एसिड विच इज वीक। हमने पढ़ा था ना, कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड is the only mineral acid which is weak in nature. स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड से क्या मतलब है? द मेन पर्पस है आयंस, द अमाउंट ऑफ H प्लस आयन प्रोड्यूस। मान लीजिए हमारे पास 2 एसिड है A एंड B, ये भी 1 मोल है, 1 मोल ऑफ A एसिड एंड 1 मोल ऑफ B एसिड। एंड समहाउ अगर हमारे पास कोई फॉर्मूला है और कुछ टेक्निक है एंड वी कैलकुलेट द H प्लस आयन इन द एक्वस सॉल्यूशन, फॉर एग्जांपल, और इसमें मिलता है आपको बहुत सारे इफेक्ट, लेट्स से दिस मच अमाउंट ऑफ H प्लस आयन। सो इट इज क्लियर कट इन द सेम अमाउंट ऑफ व्हेन वी टेक 1 मोल ऑफ A एंड 1 मोल ऑफ B, वी गेट दैट मच अमाउंट ऑफ H प्लस आयन। एंड अगर इतना ज़्यादा ये है तो हम कह सकते हैं कि B इज स्ट्रॉन्ग एसिड एज कंपेयर टू A। ये तो हो गया आपकी फिजिकल केमिस्ट्री। सरल भाषा में हमें क्या समझना है कि ऑल मिनरल एसिड आर स्ट्रॉन्ग एसिड। कुछ एग्जांपल याद रखने हैं आपको, कुछ एग्जांपल आपको याद रखने हैं। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जांपल है आपके H2SO4। व्हाट आर मिनरल एसिड? ऑल द एसिड दैट प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट। पृथ्वी के में पाए जाने वाले, पृथ्वी के क्रस्ट में पाए जाने वाले, कोर में पाए जाने वाले, उनको हम मिनरल एसिड बोलते हैं। H2SO4, HCl, HNO3 एक्सेट्रा, ऑल आर स्ट्रॉन्ग एसिड। ऑन है ना एसी अपना? ऑन है वैसे, हाँ ऑन है, पहले बंद था, अभी थोड़ी देर में हो जाएगा। ठीक है, अभी हो जाएगा थोड़ी देर में, समझिएगा मेरी बात को। बात करें वीक में, तो जितने भी आपके कार्बोक्सिलिक एसिड वाले हैं, जैसे CH3COH, ठीक है, जैसे मेथनोइक एसिड, ठीक है, चींटियों के डंक में पाया जाता है। टमाटर में पाया जाने वाला एसिड ऑक्जेलिक एसिड, खट्टे फलों में पाया जाने वाला एसिड टार्टरिक एसिड, ये सब क्या है? वीक एसिड। आपको 5-6 याद होने चाहिए, ठीक है।
टाटरिक एसिड आपकी टर्माइट में पाई जाती है, इमली में, ऑक्जेलिक एसिड टमाटर में पाया जाता है। ये सारे आपको सारे कैसे वीक एसिड है, वीक एसिड को हम कंज्यूम कर सकते हैं। विनेगर क्या है, वीक एसिड है, वी कैन कंज्यूम वीक एसिड। इज इट क्लियर? ये पता होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग एंड वीक। उसके बाद एक चीज और था, दैट इज concentrated acid and dilute acid. Concentrated acid and dilute acid. So what is concentrated acid? The acid in which minimum amount of water present. Minimum amount of water present is known as concentrated. And dilute मतलब जैसे पानी बहुत present हो, maximum पानी present हो, समझ रहे हैं? Is it clear or not? चलेगा। Dilute acid means the maximum amount of water present. Maximum amount of water present. Maximum amount of water present. अब यहां से क्वेश्चन बना था यहीं से कि मान लीजिए आपके पास एक ग्लास है, 2 ग्लास ले लेते हैं, और एक ग्लास में आपका एसिड भरा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल इसमें भरा हुआ है H2SO4, और एक ग्लास में पानी भरा हुआ है H2O। फॉर एग्जाम्पल ग्लास ए में पानी मिलाना है, वाटर मिलाना है H2O, और ग्लास बी में हमें एसिड मिलाना है H2SO4। कौन सा प्रोसेस फॉलो करोगे, ए और बी? आप पानी में एसिड मिलाओगे, एसिड में पानी मिलाओगे? पानी में एसिड मिलाओगे, बिकॉज अगर आप उल्टा किया तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, हीट प्रोड्यूस होगी, वो वेपर के फॉर्म में एसिड आपके हाथों पे गिर सकता है, तो डेंजरस हो जाएगा। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। आगे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं ये थ्योरी के बाद। ओके, नेक्स्ट आपको जो जानना है वो इंडिकेटर्स के बारे में जानना है। इंडिकेटर्स हमने पहले भी आपको बताया 3-4, ये चैप्टर लगभग तीसरे चौथे 4th टाइम ये चैप्टर होने जा रहा है, जो हम कहते हैं वी विल रिवाइज 5 टाइम्स द यूनिक कॉन्सेप्ट ऑफ दैट, कि हम 5 बार रिवाइज करेंगे। तो हम ये लगभग 4th टाइम ये चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जब से चालू हुआ है, क्योंकि हर अलग अलग स्कूल के बच्चों का पेपर हो रहा है। कभी सलमान का होता है, कभी सेंट माइकल का होता है, कभी रामजस का होता है, कभी बाल भारती का होता है। इतने तो स्कूल है, 7 स्कूल के बच्चे अपने पास हैं, सेंट थॉमस का। तो सब बार बार हम रिवाइज कर चुके हैं। 7 स्कूल का मतलब हो गया 7 टाइम्स भी रिवाइज द चैप्टर, है ना, उतनी बार रिवाइज हुआ है। इंडिकेटर्स में आपको पहला नेचुरल इंडिकेटर, आपको पता नहीं नेचुरल इंडिकेटर 3 चीज पढ़ने थे हमें, लिटमस पेपर, हल्दी टर्मरिक, रेड कैबेज। ठीक है, हल्दी, रेड कैबेज, टर्मरिक, ये हमने। सेकंड हमने मैन मेड या सिंथेटिक इंडिकेटर की बात करें, मैन मेड या सिंथेटिक इंडिकेटर की बात करें, उसमें हमने फिनोप्थलीन और मिथाइल ऑरेंज देखा था, मिथाइल ऑरेंज, उसका भी देखना नोट से। और एक और देखा था हमने ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। मास्टर नोट्स में टेबल बना होगा, इफ यू गो थ्रू अवर नोट्स, इफ यू फॉलो द मास्टर नोट्स एंड ऑल्सो प्रिंटेड नोट्स, फर्स्ट एंड सेकंड 2 रिसोर्स आपको फॉलो करने हैं, मास्टर। एंड थर्ड, इफ यू आर एबल टू टेक अ प्रिंट, दैट इज KVS बुक सेट, ब्लैक बुक और सीक्रेट बुक ऑफ टॉपर्स। एटलीस्ट 3 रिसोर्सेस आप फॉलो करेंगे तो आपको ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे नोट्स बहुत अच्छे से मैंने मास्टर नोट्स में बहुत बेहतरीन तरीके से सारा टेबल बना के लिखा हुआ है। अगर अभी तक नहीं गो थ्रू हुआ दैट्स बैड, ये तो बुरी बात है। गो थ्रू हो जाना चाहिए, क्योंकि 6 महीने हो गए सेमेस्टर, अरे इस बैच को निकले हुए, 4 महीने में बैच कंप्लीट हो जाएगा।
मतलब 10th कंप्लीट हो जाएगा। सिलेबस तो हो गया हमारा, सिलेबस एक 2 चैप्टर बचा है, वो हो जाएगा इस महीने के आखिरी तक या अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक। इसके बाद हम शुरू करते हैं जनरल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, बट हमारा मेन कंसर्न क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस, जो मेन एक्टिविटी शुरू होती है। तो हमारा मेन कंसर्न है केमिकल प्रॉपर्टीज पे। सो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। हमारा जो टास्क है आज का वो है एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक्टिविटी वाइज, तो हमें एक्टिविटी के थ्रू पढ़ना है। तो एक बार देख लेते हैं हम लोग। लेट्स कम टू द आवर एनसीईआरटी। ओके, लेट्स कम टू द एनसीईआरटी। द फर्स्ट एक्टिविटी, okay, activity 2.1 and activity 2.2 is about the indicators. If you go through the activity 2.1, क्या लिखा हुआ पढ़े इसमें आपके पास, ये सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड। अब देखो फॉर्मूला कहाँ से मिलता है, बहुत बच्चे पूछते हैं। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ये दिया है ना, एसिटिक एसिड ये दिया हुआ है, ठीक है। एसिटिक एसिड फॉर्मूला दिया नहीं दिया है, एसिटिक एसिड फॉर्मूला दिया ना। तो आपसे अगर एसिटिक एसिड का फॉर्मूला पूछा जाता है तो आप डायरेक्ट यहां से आप उठा सकते हैं, एसिटिक एसिड, ये रहा एसिटिक एसिड, सब कुछ एनसीईआरटी, एसिटिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। फिर आपको लिटमस, रेड लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर, फेनोक्सिलीन एंड मिथाइल ऑरेंज, इन सब के साथ एक्टिविटी करनी है। और बहुत क्लियरली ये सारा हम करा रखे हैं, आप एक बार जरूर नोट्स पढ़िएगा। जो मेन इंपॉर्टेंट है मैं उस पर जा रहा हूं। हमारा एक्टिविटी शुरू होता है द हाईली इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज 2.3, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, 10 टाइम्स इंपॉर्टेंट कह सकते हो, जो कि बोर्ड में 10 बार पूछा जा चुका है। ये 10 टाइम्स आ चुका है सीबीएस। और आपके ये जो मैंने हैंडआउट दिया है इसमें भी क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है, लेट्स, एक हैंडआउट है मैंने पिंग वो किया है, दैट इज 2.3, व्हाट इज जिंक ग्रेनुलस क्वेश्चन, जेडन, हाँ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 इन योर हैंडआउट। अब आपको एक्टिविटी से कैसे क्वेश्चन बनेगा, अगर आपको एक्टिविटी की समझ नहीं होगी तो केमिस्ट्री में जो सबसे ज़्यादा दिक्कत बच्चे करते हैं इन क्लास 10th, मैं बस 10th क्लास के लिए बोलूँगा, द मेन प्रॉब्लम है कि किड्स आर नॉट एबल टू को रिलेट चैप्टर 1, 2, 3। केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1 प्लस चैप्टर नंबर 2 प्लस चैप्टर नंबर 3, ये तीनों एक साथ पढ़ा जाता है और इनके एक साथ यूनिक क्वेश्चन होते हैं, मिक्स करके बनता है। अगर मेरी पढ़ाने की शैली से आप वाकिफ होंगे तो मैं हमेशा चैप्टर को को रिलेट करता हूं। आई एम ट्राइंग टू इंटरकनेक्ट और कनेक्टिंग द बैक डॉट। अगर आपने ये 3 डॉट बनाए हैं पढ़ने के, फॉर एग्जाम्पल, तो इफ यू आर कनेक्टिंग डॉट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, देन आपको ये भी आना चाहिए कि हाउ टू कनेक्ट बैकवर्ड डायरेक्शन। जिसको कनेक्टिंग द डॉट आ गया, कहने का मतलब इफ आर एबल टू कनेक्ट योर चैप्टर्स, for example this activity is given in chapter number 1 also, chapter number 2 also and chapter number 3 also. What is the concept behind this activity? The concept is a reaction of acid with metal, it produce salt plus hydrogen. सर चैप्टर नंबर 1 में कैसे दिया हुआ है ये? चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, अरे केमिकल रिएक्शन, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि इन अ केमिकल रिएक्शन इट माइट पॉसिबल गैस इज प्रोड्यूस्ड, चेंज इन कलर, गैस प्रोड्यूस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, चेंज ऑफ स्टेट, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? अब चैप्टर नंबर 1 से देखेंगे, जब हम इसको कंप्लीट लिखेंगे तो हम कहेंगे सर यहाँ पे जो एसिड दिया हुआ है ये दिया डाइल्यूट
सल्फ्यूरिक एसिड दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड दिया हुआ है। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड क्या है? जिंक। यही तो है, यही है ना। तो देखिए इसको मैं ग्रीन स्क्रीन पे आते हैं थोड़ा सा, कैन कीप कम टू द ग्रीन स्क्रीन। ओके, लेट्स कम टू द ग्रीन स्क्रीन पार्ट। काफी स्लो है ये। ओके, लेट्स कम टू द ग्रीन स्क्रीन। व्हाट इज द थीम ऑफ एक्टिविटी 2.3? देखो न्यू बुक में 2.3 है, ओल्ड बुक में 2.4 है, उससे हमें मतलब नहीं है। द थीम इज रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड, इट प्रोड्यूस सॉल्ट and hydrogen gas, and testing of hydrogen gas through the pop sound. When we bring a burning candle toward the mouth of your apparatus, it produce pop sound. सोप सॉल्यूशन क्यों लिया गया? बिकॉज इट फॉर्म बबल। तो पॉप साउंड इजिली आपको समझ आएगा। अब मैंने कहा कि ये जो एक्टिविटी है इसको साथ चैप्टर नंबर 1 से कैसे आप जोड़ रहे हो, हाउ यू कनेक्ट चैप्टर नंबर 1। मैंने कहा क्यों नहीं जोड़ेंगे, बहुत आराम जोड़ेंगे। हम इसलिए जोड़ रहे हैं क्योंकि हमने उसमें पढ़ा था कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में आपका हो सकता है कि गैस प्रोड्यूस हो। ये एक फीचर है केमिकल रिएक्शन की। तो बिल्कुल सर है, गैस प्रोड्यूस हो रहा है। और कैसे सर? मैंने कहा बिल्कुल, ये सॉलिड है, जिंक तो मेटल है, सल्फ्यूरिक एसिड लिक्विड है, और आपका एक्वस बन रहा है और हाइड्रोजन गैस बन रहा है। चेंज इन द स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, सेकेंड फीचर। हमने पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था पहले? क्या आपको चैप्टर याद है? पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन। ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन some characteristics feature are shown. Some characteristic feature are shown. ये पढ़ा था। What are these characteristic features? The characteristic feature is first is change in state. इसका एग्जांपल मैंने कुकिंग ऑफ फूड भी दिया था। चेंज इन कलर। थर्ड, formation of precipitate, PPT. And fourth is formation of gas. इनमें से कोई भी एक या दो या चारों आपको केमिकल रिएक्शन में दिख सकती है, और करके है, जरूरी नहीं कि सभी दिखे। तो इस रिएक्शन में इफ यू सी क्लियरली दिस रिएक्शन, यहां पे चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना, बहुत बढ़िया। पहला चेंज ऑफ स्टेट आपको दिख रहा है सर। दूसरा सर ये दोनों नहीं दिख रहा है, बट फॉर्मेशन ऑफ गैस हो रहा है। तो ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं सेकेंड, कनेक्ट कर दिया मैंने चैप्टर नंबर 1 से। फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 आई कनेक्ट कर दिया। अब देखो इसको मैं चैप्टर नंबर 3 से कैसे कनेक्ट करता हूं। मेटल एंड नॉन मेटल वी स्टडीड द केमिकल। इन मेटल एंड नॉन मेटल वी स्टडीड द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। पढ़ा था नहीं पढ़ा था? इन मेटल एंड नॉन मेटल हमने पढ़ा था केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, पढ़ा था ना। उस केमिकल प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था कि व्हेन मेटल रिएक्ट विथ एसिड इट प्रोड्यूस सॉल्ट प्लस H2 गैस। इज इट क्लियर और नॉट? एक अच्छा स्टूडेंट
और एक अच्छा टीचर वही होता है जो एक तो आपकी पढ़ाई को आपको रियल लाइफ से कनेक्ट कर दे, और दूसरा चैप्टर्स को आपस में कनेक्ट कर दे, और फिंगर टिप पे सब कुछ होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि एज अ क्लास 10th में आपको चीज़ें याद नहीं करनी है, ये तो कहना गलत होगा, याद की तो सबसे बड़ी दिक्कत है, बच्चे याद नहीं कर पा रहे। तब जो मेन चैलेंजेस आ रहा है वो यही आ रहा है बच्चों के साथ कि याद नहीं रहे उनको। तो जब आई टीच हिम एक्टिविटी, और जैसे ही वो क्वेश्चन देखते हैं उसमें तो अलग फ्रेमिंग होता है, सर इसमें तो लिखा हुआ है सुगंधा प्रिपेयर एचसीएल गैस इन स्कूल लेबोरेटरी यूजिंग सर्टेन केमिकल, ये तो नहीं पढ़ा मैंने। बट ये सुगंधा नहीं, बट एक्टिविटी 2.9 तो है। इन पेपर आपके पेपर सीबीएसई कैसे बन रहे हैं, आपके अप्लाइड पार्ट पूछे जा रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं। अभी जितने बच्चों के हाफ ईयरली एग्जाम हुए हैं, किड्स आर इन डिप्रेशन, गोइंग थ्रू द डिप्रेशन। क्यों? वो पढ़े कुछ और, बोले सर वो तो पेपर में नहीं मिला। आदत क्या है 8th वाली कि सर हम यूलाइक से पढ़ लेंगे, फुल मार्क्स से पढ़ लेंगे, एग्जाम आइडिया से वही क्वेश्चन दिखना चाहिए। मेरे पास एक स्टूडेंट वो हमेशा ये कहता सर जो पढ़ा रहे हो यही वाला आएगा क्वेश्चन, यही कैसे आ सकता है? उसका अप्लाइड पार्ट आएगा, आपको बेसिक समझनी पड़ेगी, क्वेश्चन फ्रेम आपको अच्छा कैसे समझ आएगा, क्वेश्चन कैसे आएगा। उसी के लिए तो मैं इतने सारे असाइनमेंट दे रहा हूँ। इन ग्रुप में एक बार चेक करना, ग्रुप में लगभग 1100 पीडीएफ हो चुकी है। 1100 हुई होगी, देख लेना, या 110 हुई है, बहुत सारी पीडीएफ हुई है। अब आप देखो कि मैंने आपको अप्रैल से, मैं देख लेता हूँ, को याद भी नहीं रहता है। अगर मैं केवल अप्रैल से बात करूं, वेयर इज अवर ग्रुप, डॉक, वेयर इज डॉक्यूमेंट, इसमें दिखा रहा है कि वी हैव 1400 पीडीएफ, 1400 डॉक्यूमेंट के आसपास। चलो मैं 1400 का हाफ कर देता हूं, लेट्स से 700 आपको ऑलरेडी पीडीएफ दिए जा चुके हैं मटेरियल्स के। तो आप इसमें से 700 भी मत देखो, लेट्स डिवाइड बाय 7, टेक 100। लेकिन आप 100 पीडीएफ अगर आप देख लेते हो ना, तो आपको ये जो सबसे बड़ी समस्या है ना अंदर कि सर हम क्वेश्चन नहीं समझ पाए। मॉडर्न के 2 बच्चे मेरे पास, उनका फीडबैक जो उनके पेरेंट्स का है कि सर बच्चे जम गए थे, फ्रीज हो गए थे पेपर में, आपने तो बहुत अच्छा पढ़ाया था, बच्चों को तो सब आता था, लेकिन वो जब आंसर कुछ पढ़े तो एकदम उनके सामने तारे जमी वाला केस हो गया। मैंने कहा उसके पीछे जो सबसे बड़ी गलती थी कि बच्चों ने मेरे किसी पीडीएफ को सॉल्व ही नहीं किया, मेरे किसी असाइनमेंट को सॉल्व ही नहीं किया, मेरे किसी टेस्ट को सॉल्व ही नहीं किया। क्योंकि बच्चे तो स्मार्ट है, ओवर स्मार्ट है, उनको तो सब आता है, उनको ज़्यादा आता है भाई, टीचर्स ज़्यादा आता है, उनके पेरेंट्स को भी यही लगता है कि बच्चों को ज़्यादा आ रहा है हमारे, एंड दे फॉरगेट कि जो पढ़ा रहा है यहाँ पे वो खुद आईआईटी से पढ़ा हुआ है, जिसने 25 लाख बच्चों को 25 लाख आईआईटी की तैयारी करता है। 25 लाख किड्स प्रिपेयरिंग फॉर आईआईटी, in from 25 lakh the seat in IIT is 16,000 only, and from 16,000 computer science seat is only 1,000 CS, that is computer science, that is top IIT, that is टॉप आईआईटी कौन सी है जिसकी रैंक 1 है पूरे इंडिया में, उसका नाम है आईआईटी मद्रास। क्या नाम है? तमिलनाडु, चेन्नई। तो जो बंदा आईआईटी मद्रास से होकर पढ़ा रहा है उसकी बात को ना पेरेंट्स को मानना है ना बच्चों को मानना है। इसमें मेरा कोई नुकसान नहीं है, मत मानो। नुकसान किसका? बच्चों का है। अगर वो मेरे सजेशन को फॉलो करते तो जिन बच्चों के नंबर आए हैं ना, अब देखो आज के बच्चों को आप मार भी नहीं सकते हो ना मार सकते हो ना डांट सकते हो, क्योंकि दे आर रिच किड्स, बिगड़े हुए किड्स। सिंपल सी बात है, मैं तो कहता हूं बिगड़े हुए हैं, मार नहीं सकते हो। हमारे समय तो मार पड़ती थी। दे गेट 37 आउट ऑफ 80, सम गेट 43 आउट ऑफ 80, सम गेट 57 आउट ऑफ 80। और उन्हीं के साथ कुछ और बच्चे भी जिनको पढ़ाया हूं मैं, दे गेट 78 आउट ऑफ 80, 76 आउट ऑफ 80। कल किसका नंबर आया था?
देविक का 72 आउट ऑफ 80, 74 आउट ऑफ 80। तो एक तरफ ये लोग हैं और एक तरफ ये लोग हैं। द डिफरेंस इज ये लोग पूरा दिन इंस्टाग्राम पे होते हैं, पूरा दिन, एवरेज 5 to 6 आवर, 5 to 6 आवर। इनके पास दे आर इतने बिजी हैं कि रिलायंस के बाद, अंबानी के बाद दुनिया यही चला रहे हैं, मोदी के बाद। ये वो सेट ऑफ लोग हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने टाइम को मैनेज किया। ऐसा नहीं कि इंस्टा नहीं चलाते हैं, बट दे मैनेज द टाइम। द मेन टास्क इज हाउ टू मैनेज टाइम। इनके पास भी 24 आवर्स ही थे। कौन? हाँ, तो अभी तो आए हो, तुम आए हो ना, यहाँ बैठो, ग्रेविटेशन पढ़ो। टेस्ट वेस्ट नहीं, ग्रेविटेशन प्रैक्टिस करो बेटा। फेल हो रहे हैं बच्चे, वही से ले आओ करो। मैं उसी में से जो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, जो मुझे बताओगे सर मैं ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं उसी में से टेस्ट बनाऊंगा। बुक लेके आओ, यहाँ बैठो, कोई दिक्कत हो ना, ऐसे में बैठो लेके आके। 24 घंटे दोनों के पास है। इनके पास भी 24 आवर है, इनके पास भी 24 आवर है, मेरे पास भी 24 आवर है। मेरे पास भी तो 24 आवर है। मैं पढ़ाता भी हूँ और इतनी सारी चीज़ें करता हूँ, इतने इंस्टीट्यूट हैं, इतने बच्चे हैं, पढ़ा, सबके पास 24 आवर है। बट ये कैसे ले आए? द मेन थिंग, मैनेजमेंट ऑफ टाइम। इन्होंने इंस्टाग्राम को लिमिट किया कि सर मैं केवल 30 मिनट से लेके इंस्टाग्राम चलाऊंगा। ये पार्टी बहुत करते हैं दोस्तों के साथ, हर वीकेंड पार्टी होती है। सैटरडे मिलता है पढ़ने को इंसान को, अगर तो ये सैटरडे को पार्टी पे रहते हैं। तो इनका वीकेंड कभी मिला ही नहीं पढ़ने को। ये बच्चे पार्टी नहीं करते हैं, ये वीकेंड पे पढ़ाई करते हैं। यूटिलाइज द वीकेंड। पार्टी ये भी करते हैं। अब ये सोचो, ये बहुत पार्टी की है, जब ये नंबर आया तो ये मनहूस हो गए, निराश हो गए, डिप्रेस हो गए, और जब इनका नंबर आया तो इनका मोरल बूस्ट हो गया। नाम है पहले वाले बच्चे का कबीर, मॉडर्न पब्लिक स्कूल। दूसरे वाले का नाम है तिसनादर, सेंट थॉमस। तीसरे का ऐसे कुछ नाम है इसका नाम है तिसा, ठीक है। इसके बाद ये आपकी जो पक्षिका आती है, पक्षिका। अब इनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि ये बदनाम हो जाएंगे, बट समझ लो ये भी मेरे ही बच्चे हैं तीनों। दोनों सेट ऑफ जो नंबर है वो मेरे ही बच्चे हैं। और अभी तो सलमान का नंबर आना बाकी है। सलमान को तो पेपर ही नहीं हुआ। बाल भारती वाला भी है 72 आउट ऑफ 80, दैट इज बाल भारती। देविक, सबके नंबर मैंने कई बार शेयर किए। तो ये डिफरेंस है टाइम मैनेजमेंट और रिसोर्स फॉलो करना। केवल आप टीचर पे फेथ कर लो। आप जो बच्चों को लगता है कि टीचर को क्या ही आता होगा, तो वो गलत है। टीचर को ही सब आता है, क्योंकि वही इतने सालों से पढ़ा रहा है, 11 साल से पढ़ा रहा है। तुम पहली बार 10th पढ़ रहे हो, मेरे को 12 साल हो गए 10th पढ़ाते हुए। इन 12 ईयर न जाने कितनी बार मैंने कितने बच्चों को पढ़ाया, अलग अलग तरह के बच्चों को पढ़ाया, वीक, तेज, मॉडरेट, हर तरह के बच्चे पढ़ाया। तो मुझे सबकी तो कमजोरी भी पता है, ठीक है ना सर। ओके, तो मैंने कहा कि ये जो एक्टिविटी हम पढ़ रहे हैं, इसको, ये जो एक्टिविटी हमारी है, इसको हम मेटल नॉन मेटल से कैसे रिएक्ट करें, समझें। तो हमने कहा सर मेटल से हम इसको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं कि व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड इट फॉर्म्स सॉल्ट एंड H2 गैस। ये मेटल और नॉन मेटल में भी है। कैसे है सर? क्योंकि सर आपने वहां पे एक एक्सेप्शन पढ़ाया था मुझे। क्या एक्सेप्शन पढ़ाया था? हमने कहा था कि अगर आपका एसिड HNO3 होता है तो बहुत समझदारी से काम करना है। HNO3, जैसे ही HNO3 आपके पास आता है, जैसे नाइट्रिक एसिड, आपके कान खड़े हो जाने चाहिए, एकदम सीरियस हो जाने चाहिए। HNO3 अपने साथ कुछ एक्सेप्शन लेके आता है। क्या लेके आता है? HNO3 के साथ अगर कोई मेटल रिएक्ट करता है, रिएक्शन ऑफ HNO3 विद द मेटल, इट प्रोड्यूस सॉल्ट बट नॉट H2, it produce water H2O due because जैसे ही हाइड्रोजन बनता है, HNO3 is a strong oxidizing agent, is a strong oxidizing agent। और हाइड्रोजन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है, उसको वो दे देता है क्या, ले भाई
ऑक्सीजन और बन जाता है H2O। लेकिन मैंने कहा था ना, एक्सेप्शन का भी एक्सेप्शन होता है। क्या होता है? कुछ मेटल के साथ इसकी शक्तियां कम हो जाती हैं। किन किन मेटल के साथ शक्तियां कम हो जाती हैं? मेटल्स हैं आपके Mn, Mg एंड Zn। देखो रोशन, तुम्हारा दिमाग बहुत अच्छा है, तुम एक बार पढ़ रहे तो तुम्हें याद रहता है लॉन्ग टर्म, जो मैंने नोटिस किया है, लेकिन तुम पढ़ते कम हो। तो जो शक्ति है ना तुम्हारी, जो तुम्हारी यूनिकनेस है, वो ये है कि तुम कम पढ़ के ज्यादा देर तक याद कर पाते हो। तो अगर तुम सिस्टमेटिक होकर सभी चैप्टर्स को, सभी असाइनमेंट्स को एक बार बस हो जाओ, कुछ लोग को 4 बार करना पड़ता है एक असाइनमेंट को, तुम एक बार भी अगर कर ले जाओगे तो तुम वैसे 70 में आ जाओगे आउट ऑफ 80। ये मजाक नहीं बोल रहा हूं, बट लेकिन तुम पढ़ ही नहीं पाते हो, जो भी तुम्हारी अपनी पर्सनल रीजन हो या जो भी हो, तुम एक बार भी उस कंटेंट से गो थ्रू नहीं हो पाते हो। ठीक है, हर बच्चों की अपनी एक कमी होती है, प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट, बट उसको समझो कि तुम्हारी वीकनेस क्या है, तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है। वीकनेस पे काम करो, स्ट्रेंथ को लेके अपने आप टॉप अच्छे नंबर आ जाए। नंबर अपने ले लाओ, किसी और के लिए लाना नहीं है, पहली बात तो ये। तो जैसे ही हम HNO3 के साथ इनमें से कोई भी मेटल लाते हैं, Mn और Zn और Mg, वैसे ही आपका सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस फिर से बन जाता है। मतलब हमारा जो रूल था वो यहां पे लग जाता है। अगर एग्जांपल की बात कर लें तो HNO3 के साथ अगर हम कोई मेटल लेते हैं, फॉर एग्जांपल आई टेक अ मेटल सोडियम। सोडियम इन तीनों का ब्रैकेट में तो नहीं है, इन तीनों से अलग है, तो सोडियम नाइट्रेट सॉल्ट बनेगा। क्या बनेगा? सोडियम नाइट्रेट। अब देखो नाइट्रेट, अगर आपको वैलेंसी की बात करें तो आपको वैलेंसी याद होनी चाहिए। सोडियम की वैलेंसी होती है 1। मैं सबको वैलेंसी बताता चलता हूं सो दैट याद रहे। नाइट्रेट की वैलेंसी 1, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, क्लोरीन की वैलेंसी -2, सोडियम की वैलेंसी +1। आई ऑलवेज राइट वैलेंसी। SO4 की वैलेंसी -2, SO3 की वैलेंसी -2, कार्बोनेट की वैलेंसी -2, हाइड्रोजन कार्बोनेट की वैलेंसी -1, सो दैट इफ यू फॉरगेट समवेयर समहाउ वैलेंसी तो आपको याद रहे। मैं इतनी बार मैंने लगभग, मुझे ये भी नहीं याद है, शायद मैंने 1 लाख बार वैलेंसी लिख दिया है। हर केमिस्ट्री जब मैं पढ़ाया हूं, एट एवरी लेक्चर ऑफ केमिस्ट्री आई ऑलवेज राइट वैलेंसी, सो दैट सुन के याद हो जाए। बच्चों को वैलेंसी सुन के याद हो गया, पता है। ऑलवेज से कि आप अपने नोट्स के ऊपर लिखा करिए कॉर्नर में वैलेंसी, क्योंकि जब रिवाइज करोगे हर पेज पे वैलेंसी रहेगी, देखोगे याद हो जाएगा। ठीक है सर, तो ये बनेगा सोडियम नाइट्रेट NaNO3 प्लस H2O। अगेन यहां जो भी इक्वेशन लिख रहा हूं मैं, ऑल द इक्वेशन आर स्केलेटन इक्वेशन, मींस अनबैलेंस इक्वेशन। वी हैव टू बैलेंस, है ना, हमें इनको बैलेंस करना पड़ेगा। अगर पेपर में लिख कह रहा है कि राइट द बैलेंस इक्वेशन, तब आपको करना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत है। ठीक है, अब आप सोचो, तब से मैं पढ़ा रहा हूं और अभी मैंने एक ही एक्टिविटी एक्सप्लेन की, एक एक्टिविटी तो की, दैट्स दिस वन, और उसी एक्टिविटी से मैंने 3 चैप्टर्स को कवर कर दिया। ये आर्ट्स न किसी टीचर, बहुत कम टीचर को ये आता है कि एक चैप्टर से 3 चैप्टर को कवर कर दे, और बहुत कम बच्चों को भी ये आता है कि वो एक चैप्टर पढ़े और तीनों चैप्टर कवर हो जाए। टाइम बच गया। अब ये जो प्रॉपर्टी मैंने यहां पढ़ा दी है, अब जब मैं मेटल नॉन मेटल में घुसूंगा तो केवल क्या बोलूंगा, ये हमने देख लिया था। ठीक है, सो दैट इज 2.3 एक्टिविटी। लेट्स कम टू द एक्टिविटी 2.4। क्या है ये एक्टिविटी 2.4? एक्टिविटी 2.4 है रिएक्शन ऑफ, व्हाट इज द थीम ऑफ दिस एक्टिविटी? नहीं, रिएक्शन ऑफ मेटल विद बेस। जिंक तो है, नॉर्मल रूल क्या है? रिएक्शन ऑफ मेटल विथ बेस, इट प्रोड्यूस सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। इज इट क्लियर? चलेगा? ओके, अब समझने की कोशिश करना। रिएक्शन ऑफ मेटल विथ बेस, अब हमने एक चीज, अभी थोड़ा आगे आएगा, वैसे भी मैं थोड़ा भी नहीं छेड़ते। आपको रिएक्शन क्या दिया हुआ है? सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है। NaOH क्या है? इट इज अ स्ट्रॉन्ग
बेस, स्ट्रांग बेस है। इसके साथ हमने जिंक मेटल का रिएक्शन कराया तो आपका बना सोडियम जिंकेट। मैं इसको बार बार लिखता भी हूं, जिंकेट। अब भूलता है इंसान तो इसका कोड याद कर लो, जैसे हम लोग पिन याद करें, एटीएम का पिन याद करते हैं तो 212 212, ये पिन कोड याद करते हैं ना हम लोग, फोन नंबर या पास कोड। तो सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहां पे वैलेंसी वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, क्योंकि पॉलीटॉमिक आयन है, यहां पे वो आप ट्रांसफर करके नहीं बता सकते हो। तो इसलिए कुछ कुछ के हमें याद करने पड़ते हैं, कुछ के फॉर्मूला हमें याद करने पड़ते हैं। ये कैसे फॉर्मूला बनेगा, ये आराम से जब कभी पीसीएम पीसीबी लोगे तो क्लास 11th एंड 12th में पूरी मैकेनिज्म है। आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी 2.5 बहुत अच्छी एक्टिविटी है। ये क्या एक्टिविटी है? दिस इज द रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब अगर आपने मेरा पुराना वर्कशीट सॉल्व किया होगा जो मैंने दिया था इसके पहले भी, उसमें एक्सेल वाला था, अंडे के छिलके में एसिड डालेंगे तो क्या होगा, और किचन अगर बना रहे तो अगर मार्बल लगाएं या टाइल्स लगाएं, उसमें दोनों क्वेश्चन वो यहीं से था। देखिए समझते हैं, आराम से समझते हैं इसको। पहले एक्टिविटी जल्दी जल्दी पढ़ लीजिए, मैं समझाता हूं। ठीक है, आप समझिए क्या है ये बला। चलिए पहुंचते हैं। ये है आपकी, समझिए जो एक्टिविटी की थीम है वो ये है कि रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल कार्बोनेट। तो क्या बनेगा? इट फॉर्म सॉल्ट प्लस H2O प्लस CO2। ये CO2 पे ध्यान देना है आप, CO2 पे बहुत ज्यादा ध्यान देना। अगर हम बात करें मेटल कार्बोनेट भी लिख देते हैं, मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, इट फॉर्म्स सेम थिंग, दैट इज सॉल्ट प्लस H2O प्लस CO2। आपको यह समझना है कि जो आपका अंडे का छिलका है, एग सेल, वो भी बना होता है मेटल कार्बोनेट का। किसका? कैल्शियम कार्बोनेट का। आपका जो मार्बल है वो भी बना होता है किसका? मेटल कार्बोनेट का, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। तो क्वेश्चन क्या आया था? विनेगर वाला क्वेश्चन आया था कि मान लो अगर हम किचन बना रहे हैं और हमने मार्बल यूज कर दिया, क्या करना चाहिए कंस्ट्रक्टर को? नहीं। क्यों? अगर आप मार्बल यूज करते हो तो आपके घर में विनेगर है, नींबू है, वो सब एसिड तो है, वो गिरता रहेगा धीरे धीरे मार्बल पे, और जब से मार्बल गिरेगा बार बार रिएक्शन करेगा और H2 गैस प्रोड्यूस होगा, CO2 गैस, जो कि हार्मफुल होता है, पॉइजनस होता है, ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर देता है। साथ ही साथ मार्बल की कलर भी खराब होगा, कोरोड होगा, मार्बल कोरोजन होगा। जैसे ताजमहल, मार्बल कैंसर हुआ ना ताजमहल, तभी तो वो डल हो गया, मार्बल कैंसर बोलते हैं। जब मार्बल की रंगत चली जाती है और धीरे धीरे कोरोजन होने लगता है, उसको कहते हैं मार्बल कैंसर। इसलिए हम टाइल्स यूज करते हैं किचन में। किचन में मार्बल यूज नहीं, ग्रेनाइट यूज करते हैं बट मार्बल यूज नहीं करते हैं, वो अलग चीज है। टाइल्स यूज करते हैं, अच्छे किचनों में टाइल्स यूज होता है। तो ये याद रखना है कि दोनों चीज एक्सेल और आपका मार्बल कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, ये पक्की बात है, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। बहुत बढ़िया, जय माता दी। उसके बाद इसका एग्जाम्पल समझते हैं। लेट्स से इस नियम का एग्जाम्पल देखिए क्या होगा।
फॉर एग्जाम्पल हमने क्या लिया, HCl एसिड है, हमने लिया मेटल कार्बोनेट दैट इज सोडियम कार्बोनेट, तो क्या है प्रोडक्ट बनेगा, इसको बनाइए। फिर से हमने लिया HCl ही, चाहे आप कोई भी ले सकते हैं, H2SO4 ले लेते हैं, चलो इस बार आप H2SO4 ले लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज H2SO4, और इसकी जगह हमने लिया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, सॉल्ट वाटर एंड CO2। बना देखो, बनाओ देखो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। आज बच्चे ने मुझसे सवाल पूछा कि सर आप बता दो कि 2 दिन में कैसे टॉप करें। जिसने कभी साइंस ना पढ़ी हो पिछले 6 महीने में, क्या वो 2 दिन में इतना पढ़ सकता है कि वो पास हो जाए? हो सकता है, हो सकता है। कैसे? ये गुड क्वेश्चन है। हर चैप्टर के कुछ फिक्स पैटर्न है क्वेश्चन के, जो कि 2 दिन में कवर किए जा सकते हैं। जैसे पास होना है, जैसे कि लाइफ प्रोसेस में ऑर्गन्स पढ़ लो, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, किडनी मतलब यूरिन फॉर्मेशन, नेफ्रॉन, ह्यूमन हार्ट यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, और रेस्पिरेशन, एक क्वेश्चन आएगा, और एक फोटोसिंथेसिस। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में आ जाओ, ब्रेन, रिफ्लेक्स एक्शन, हार्मोन्स, एक क्वेश्चन आएगा, प्लांट हार्मोन्स भी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसके बाद रिप्रोडक्शन पे आ जाओ, रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर आएगा, पक्का आएगा, आता ही है, हर साल आता है। टॉपिक्स लिस्ट कर लिए जाए, टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, रीजनरेशन, इसमें से एक क्वेश्चन आएगा ही, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का लेबलिंग आता है, ये होगी बायो। केमिस्ट्री में आए बैलेंसिंग, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, एसिड बेस में केमिकल प्रॉपर्टी, एक क्वेश्चन सॉल्ट से आएगा। मेटल एंड नॉन मेटल में आ जाओ, प्रॉपर्टी ऑलरेडी कवर हो गया, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल पढ़ लो, केवल इतना ही टॉपिक कर ले। और फिजिक्स में रे डायग्राम और न्यूमेरिकल और मिरर फार्मूला एंड लेंस फार्मूला, और एटम और ह्यूमन आई में 9 क्वेश्चन जो लिखवाए हैं मैंने, जो दिए हैं PDF में, ओनली 9 क्वेश्चन। अगर बच्चा 2 दिन में इतना कर लेता है तो वैसे ही वो 50+ पा जाएगा आउट ऑफ 80। क्या है, क्या है, घर से पढ़ के आ जाऊंगा, ऑटो की जरूरत ले जाता हूँ। तो वॉइस रिकॉर्ड हो रही है, जाओ जाओ, कोई आया नहीं 9th का, तो जाओ आज तो एंजॉय करो। समझना इस बात को, समझे इस बात को कि नहीं समझे? तो हो सकता है, बट वो 2 दिन भी नहीं पढ़ेगा, मक्कारी करेगा। पता है क्यों? कहेगा जब 6 महीने नहीं पढ़े तो 2 दिन में क्या पास होंगे, तो वो 2 दिन भी नहीं पढ़ेगा। हमारे पास एक बच्चा था, अब तो वो कॉलेज में है, वो 9th पता फेल हो गया था लिटरली। मैं कभी ऑफलाइन बताऊंगा, रिकॉर्डिंग में नहीं, तुम लोग पता भी कहानी, बाल भारती का था, समझ लो। फेल हो गया था वो, स्कूल छोड़ दिया था वो लड़का, लेकिन बहुत अच्छा था। क्यों अच्छा था? जो बच्चे टीचर की बात मान जाए वो बच्चा अच्छा है, सिंपल सी बात है मेरे लिए। 10th में उसके दादी ने अप्रोच किया मुझे और मैंने उसको पढ़ाना शुरू किया। स्टार्टिंग के कुछ महीने फिर नहीं पढ़ा वो, 10th में भी। क्यों? वो बास्केटबॉल खेलता था नेशनल, तो स्पोर्ट्स में तो अच्छा था। जो इंसान जहां अच्छा होगा, इसका मतलब दिमाग अच्छा उसका है, तो स्पोर्ट्स खेलता था वो, बहुत अच्छा खेलता था। हम उसको संजू बाबा बोलते थे क्योंकि वैसे ही चलता था, हाइट वाइट वैसी भी वैसे ही बनाया है, संजय दत्त जैसा। अभी भी संजू बाबा ही बोलते हैं उसको। लड़का बहुत प्यारा, क्यों? क्योंकि मेरी बात मानता था वो, कभी गुस्सा नहीं हुआ किसी भी बात पे। भाई बहन थे, दोनों को पढ़ाता था मैं, दोनों को पढ़ाता था। यू कांट बिलीव ही स्टार्टेड फ्रॉम जनवरी फॉर द बोर्ड प्रिपरेशन, तब कोविड नहीं था, कोविड बैच का बच्चा, एंड ही स्कोर 70+%, 70 से 75 के बीच में परसेंटेज था उसका। सोचो, केवल 3 महीने पढ़ के, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने पढ़ा बस, 3 महीने में वो 70% ला दिया। उसके पहले उसने कुछ नहीं पढ़ा था।
तो उसके अंदर उस दिन जनवरी के दिन उसकी सिंसियरिटी आ गई, नहीं सर मेरे को ना पढ़ना है, मेरे को ना अच्छे नंबर ले आने हैं। मैंने कहा स्पोर्ट्स बंद करो, स्पोर्ट्स उसने बंद कर दिया। 3 महीने जैसे जैसे पढ़ाए, असाइनमेंट होमवर्क असाइनमेंट होमवर्क असाइनमेंट होमवर्क, निकल गया। और सबसे बड़ी बात, स्कूल नहीं था उसके पास, क्योंकि स्कूल में फेल हो गया था। फिर उसने किसी और स्कूल में एडमिशन कराया था, रोहिणी में स्कूल था, वो स्कूल नहीं जाता था वो। तो टाइम पूरा था उसके पास पढ़ने के लिए। मैं ही जो पढ़ाता था, उसके बाद दिन भर घर पे रहता था, दिन भर घर पे पढ़ता था। तो वो 3 महीने को उसने कन्वर्ट कर दिया 9 महीने में। जो बच्चे 9 महीने में जितना पढ़ते हैं ना, उसने 3 महीने में पढ़ा, उसने सारे असाइनमेंट किए। उसके लिए वो जो 70% आया ना, उसके लिए 100% था, उसके घर वालों के लिए 100% था, क्योंकि उसने 3 महीने में अपना, यानी बच्चे के अंदर काबिलियत तो थी, बस उसका मन नहीं लग रहा था, इंटरेस्ट नहीं आ रहा था पढ़ाई में, वो बोर हो गया था पढ़ाई से, या उसको लगता था क्या पढ़ें, ये पढ़ रहे हैं पता नहीं, मन नहीं लग रहा है, स्पोर्ट्स में लग रहा है। उसी माइंड को, उसके इंटरेस्ट को आई जस्ट डाइवर्टेड टुवर्ड द स्टडी, वो टॉपर बन गया। इसका मतलब समझ रहे हैं, हर बच्चे के अंदर टैलेंट है, काबिलियत है। अगर वो किसी चीज़ में अच्छा है तो, और वो किसी चीज़ में नहीं अच्छा है, केवल खा रहा है सो रहा है, तब नहीं हो सकता है। बट वो जैसे कोई गेमिंग में अच्छा है, कोई ग्राफिक डिजाइनिंग में अच्छा है, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा है, कोई ड्राइंग में अच्छा है, यानी वो अच्छा है, इसका मतलब उसका IQ है, बस उसका इंटरेस्ट अलग अलग चीज़ों में लग रहा है। बस डाइवर्ट कर दो, वो बच्चा टॉपर बन जाएगा। और यहीं पे एक अच्छे टीचर की रोल आती है, जो पिछले 11 साल से हम लोग कर रहे हैं, है ना। तो ये बनेगा आपका प्रोडक्ट। अब जैसे सर अंडे का छिलके वाला कर दो, ये भी कर लेते हैं सर। HCl रिएक्ट विद एग सेल। एग सेल में क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट आपसे जब कहेगा एग सेल, तो आपको कैल्शियम कार्बोनेट लेना होगा। तो क्या बनेगा? कैल्शियम का क्लोराइड बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड। अब देखो, जिसको वैलेंसी भूल गई तो मैं फिर बताता हूं कि वैलेंसी होती है +2, क्लोरीन की वैलेंसी होती है -1। कैल्शियम क्लोराइड बनेगा प्लस H2 बनेगा और CO2 प्रोड्यूस होगा। इज इट क्लियर और नॉट? फाइन। अब यहां से एक चीज और जाननी है कि ये जो CO2 गैस प्रोड्यूस हो रहा है, उसकी टेस्टिंग कैसे करते हैं? टेस्टिंग ऑफ CO2, दैट इज टेस्टिंग ऑफ CO2। तो हमने पढ़ा है, मैं फिर बताता हूं। अगर हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में CO2 पास किया, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो कलरलेस होता है, या कह सकते हो पानी जैसा कलर होता है, वाटर जैसा पानी का कलर होता है ना, वैसा होता है, वाटर लिक्विड, क्रिस्टल क्लियर। थोड़े समय के बाद आपको एक व्हाइट कलर का मिल्की व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा। ये व्हाइट प्रेसिपिटेट किसका मिलेगा? CaCO3 का, कैल्शियम कार्बोनेट का मिलेगा, और आपको वाटर भी मिलेगा। ये क्या बनेगा? व्हाइट प्रेसिपिटेट, व्हाइट PPT। बट इफ यू पास एक्सेस CO2, ये जो केस है, केस नंबर 1, दिस इज लिमिटेड CO2 केस। थोड़ा सा CO2 पास किया बस, बट मान लो हम पास करे जा रहे हैं, एक्सेस CO2 पास कर दे। इफ यू पास एक्सेस CO2, केस नंबर 2, है ना। अब तुम्हारा मन भर गया है, फिर भी तुमको रूह अफ़ज़ा पिलाए जा रहे हैं, तो कुछ तो अलग होगा, उल्टी हो गया, कुछ तो अलग होगा। तो एक्सेस CO2 पास कर रहे हैं कहां पे? इस पूरे प्रोडक्ट में जो मैंने बॉक्स बनाया है। तो मैं यहां लिखूंगा CaCO3 H2O, और यहां पे हमने पास करा दिया CO2, एक्सेस CO2। उस केस में एक नया कंपाउंड बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और ये कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट फिर से कलरलेस होता है। तो जो पहले भी कलरलेस था, ये भी कलरलेस था ना, और ये भी कलरलेस हो जाएगा। तो आपको लगेगा कि फिर से वापस वही बन गया सब्सटेंस, दैट इज कलरलेस कंपाउंड, कलरलेस कंपाउंड फॉर्म्ड। ये भी कलरलेस है, कलरलेस। इज इट क्लियर? फाइन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी to the power infinity important. You may definitely get a question in a board examination from that concept. It's highly important, so must remember this activity and the concept behind this activity. Okay, write it.
चलें आगे, वेरी नाइस. लेट्स कम टू द अगेन आवर एनसीईआरटी पीडीएफ. दैट्स अ, ये हो गया. लेट्स कम टू द एक्टिविटी 2.6. What is the theme of activity? That is a neutralization reaction, means a reaction of acid with base, it forms salt and water. Reaction of acid with base, it forms salt plus water, H2O. This reaction is known as neutralization reaction. This reaction is known as neutralization reaction. If you read NCERT, you will get the definition. Neutralization reaction, a reaction in which acid and base react with each other, is known as neutralization reaction. इसमें बात याद रखनी है कि if strong acid and weak base react, it forms salt and water, but the type of salt, the nature of salt is acidic. That pH is less than 7. In second case, if weak acid react with strong base, again salt is formed and water, but the nature of salt is basic. That is pH is greater than 7. If both acidic, both strong, then neutral, both weak, then neutral. This is the main important. अच्छा जी, next 2.7, that is reaction of metal oxide with acid, it form water and salt. यहां से समझने वाली बात है कि सर जब मेटल ऑक्साइड के साथ हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि मेटल ऑक्साइड जो होगा वो बेसिक इन नेचर होना चाहिए, तभी तो सॉल्ट वाटर बनेगा. दिस इज अगेन अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. रिएक्शन ऑफ मेटल विथ acid, it forms salt and water. This is again neutralization reaction. For example, we take sodium oxide and react with H2SO4. It forms salt, that is Na2SO4 plus H2. This is again neutralization reaction. तो इसका मतलब हुआ the nature of metal oxide basic in nature. Basic in nature. Now मैं इसको चैप्टर नंबर 3 मेटल एंड नॉन मेटल से रिएक्ट करने जा रहा हूं. हमने वहां पे पढ़ा था कि कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो एसिड से भी रिएक्ट करते हैं और बेस से भी रिएक्ट करते हैं. ऐसे मेटल ऑक्साइड को हम लोग एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं. वर्कशीट में क्वेश्चन नंबर है समवेयर हियर. Okay, so what is amphoteric oxide? Let's come to the green board. Amphoteric oxide. Amphoteric oxide. Amphoteric oxide, highly important topic for class 10. Amphoteric oxide. So those metal oxide that react with both acid as well as base. So those metal oxide react with both acid as well as base is known as amphoteric oxide. क्योंकि हमें पता है कि मेटल ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट नहीं करेगा. कौन कौन से एम्फोटेरिक पढ़ना है आपको? आपके सिलेबस में है एल्युमिनियम का ऑक्साइड एंड जिंक का ऑक्साइड. ये दोनों के दोनों एम्फोटेरिक ऑक्साइड है. मीन्स ये दोनों के दोनों एसिड से भी रिएक्ट कर जाएंगे और बेस से भी रिएक्ट कर जाएंगे. कैसे? एग्जाम्पल से रिएक्शन लिख के समझते हैं.
लेट्स राइट द रिएक्शन, लेट्स राइट द एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल आपने लिया एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, और आपने लिया 2 बार लेता हूं एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और आपने एक बार रिएक्शन कराया HCl से और एक बार रिएक्शन कराया NaOH से। थोड़ा ध्यान से समझना, ऊपर क्या दिख रहा है, ये बेस है, ये क्या है, एसिड है, ये एसिड है, यहां पे लिख देता हूं बॉक्स बनाकर। सर ये बेस है और ये एसिड है। नीचे क्या दिख रहा है, सर ये फिर से बेस ही तो है तो बेस ही, और ये भी क्या है, सर बेस है। और आपने बताया है कि बेस और बेस तो आपस में रिएक्ट नहीं करते हैं, फिर आपस में कैसे करेंगे। तो मैंने कहा ये अपना नेचर बदल देता है, इसीलिए ये एक्सेप्शन में है, ये दोनों के साथ रिएक्ट करेगा, ये भी रिएक्शन होगा और ये भी रिएक्शन होगा। सॉल्ट और वाटर बनेगा, सॉल्ट और इसका सॉल्ट क्या बनेगा, एल्युमिनियम क्लोराइड बनेगा, AlCl3। अब जिसको नहीं पता है एल्युमिनियम की वैलेंसी, और इसमें क्या बनेगा, सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट, इसकी थोड़ी आपको H2O, सोडियम एल्यूमिनेट। ठीक है, सोडियम एल्यूमिनेट। ठीक है, याद रखना, फॉर्मूला याद रखना जरूरी है, ठीक है। तो ये दोनों से कर गया ना, ये दोनों से कर दिया। लेकिन अगर समझ के लिए, हमें बस समझाने के लिए कह रहे हैं, मान लीजिए हमने यहां पर हम ले आते हैं Na2, दैट इज सोडियम ऑक्साइड, बेस है, और इसके साथ ले आते हैं NaOH, ये भी क्या है, NaOH, ये भी क्या है, बेस है, दोनों बेस है, दोनों बेस है, तो क्या होगा, नो रिएक्शन। इस तरह के रिएक्शन को हम लोग कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो अभी मैं रुक रहा हूं और थोड़ा सा फिर से कंक्लूजन लाइन 5 मिनट का, व्हाट टू डू इन अपकमिंग 4 मंथ। देखो 4 महीने नहीं है, क्यों नहीं है, नवंबर में प्री बोर्ड होगा, फरवरी में प्रैक्टिकल्स होंगे, तो आपके पास जो दिन बचे हैं वो बचे हैं केवल 2 महीने। यू हैव जस्ट 2 months फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। अगर आप प्रैक्टिकली सोचोगे तो, जिसमें मैं प्री बोर्ड के, यूटी के, प्रैक्टिकल्स के समय को निकाल रहा हूं मैं, मीन्स आपको 60 डेज में अपने सिलेबस को कवर करना है, सभी सब्जेक्ट को। किसी किसी के पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है, कंप्यूटर भी है। प्रायोरिटी आपकी होती है फर्स्ट सब्जेक्ट मैथ, क्योंकि आपको ज़्यादा प्रैक्टिस मैथ में करनी होती है, सेकंड साइंस, थर्ड एसएसटी जो कि याद नहीं होती है क्योंकि बहुत क्वेश्चन है इसमें। मैं साइंस के लिए अभी डिस्कस करता हूँ, फिर मैथ के लिए भी बता दूंगा कि मैथ को कैसे पढ़ना। मैथ का भी बहुत शॉर्ट ट्रिक है पढ़ने का, सब मैं बता देता हूँ। एनसीईआरटी बुक लगानी है आपको भाई साहब 5 टाइम्स। सर एनसीईआरटी से आएगा क्या? केवल नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा एनसीईआरटी से। फिर क्यों कह रहे हो सर 5 बार लगाने के लिए? एनसीईआरटी से पेपर नहीं बनता है, आएगा भी नहीं। एनसीईआरटी के बेस पे बनता है। एनसीईआरटी फाउंडेशन बनाती है आपकी। एनसीईआरटी आपको फॉर्मूला याद कराती है। एनसीईआरटी को डिजाइन किया गया कि इजी टू टफ पे जाने के लिए, इसलिए एनसीईआरटी 5 टाइम्स। सेकंड बुक एनसीईआरटी
एग्जाम्पलर। सर इससे आएगा क्या? हाँ आएगा, एग्जाम्पलर से आता है, एग्जाम्पलर से आता है। एग्जैक्ट क्वेश्चन उठा के एग्जाम्पलर का दे देता है, उठा के, विदाउट चेंजिंग द वैल्यू। सर फिर सर आर डी शर्मा, यस सर, हाँ आर डी शर्मा लगाना है। सेलेक्टेड क्वेश्चंस जो कि केवल बोर्ड में आए हुए हैं, केवल वही करना है। सर आर एस अग्रवाल, आपकी मर्जी, समय है तो, ठीक है, समय है तो। सर साइंस में बहुत इजी है, साइंस में पहला एनसीईआरटी, खासकर बायो, क्योंकि बायो आती किससे है? एनसीईआरटी से ही आती है। सेकंड सर मास्टर नोट्स, वेदर हैंड रिटन और प्रिंटेड, ये मैंने आपके ऊपर चॉइस दे दिया है। मेरे से पूछोगे तो हैंड रिटन, भाई मेहनत लगी है लिखने में, तो जो बंदा जब लिखता है ना, वैसे टाइप वाले में भी मेहनत लगी है, बट लिखने वाले में ज़्यादा लगी है, क्योंकि वो 3-4 किताब से आपने मेहनत कैसे देखी है? मैंने रिप्रोडक्शन का मास्टर नोट्स लिखवाना शुरू किया, आप लोग को देखा आपने, 3 क्लास हो गया, सिलेबस खत्म नहीं हुआ रिप्रोडक्शन, क्योंकि मैं अलग अलग किताब से लिखवा रहा हूँ, किस में से क्या उठाना है, किस में से क्या उठाना है, और वो मेहनत हम घर पे करके मास्टर नोट्स बनाए। तो आपको बना के खाना दे दिया है, थाली में आपको खाना है। एक तरीका क्या होता है, गए जैसे शादी में जाते हैं बफे में, लगे हुआ है सारा कुछ, आपने लिया प्लेट और निकाल निकाल के खा रहे हो। अब मैंने क्या किया, थाली सजा दिए, लो भाई खाओ, 56 भोग खाओ। तो मास्टर नोट्स 56 भोग है, आपके ऊपर है 56 भोग खाना है कि नहीं खाना है। सर तीसरा PYBQ, सर पहले PYBQ में क्या करें? केवी की बुक। सर केवी की बुक करनी ही पड़ेगी, बिल्कुल करनी पड़ेगी। जो केवी की बुक नहीं कर रहे हैं वो अपने आप को, भगवान क्या कोई नहीं माफ करेगा। फोर्थ सर सैंपल पेपर, सर कितने कर लेने चाहिए एक बार में या एक साल में? 30+, इससे कम नहीं, इससे कम भी करो तो भी माफ नहीं है। दिस इज द स्ट्रेटेजी फॉर स्कोरिंग 80 आउट ऑफ 80। तो मान लो कोई बच्चा फॉलो करता है तो उसके 75 से तो ऊपर आ ही जाएंगे, 80 आउट ऑफ 80। दिस इज अ ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला जो कि हम हर प्रीवियस बैच में करा रखे हैं। अर्चित इसी फॉर्मूले से पढ़ के सलमान 3rd टॉपर बना, ठीक है। इसी से ही हमारा अव्यय GD गोयनका का टॉपर बना, सेम फॉर्मेट, हम ही तो पढ़ा रहे उसको, हम ही पढ़ाए थे उसको। प्रियांश बाल भारती यही पढ़ के टॉपर बना। सो वी हैव प्लेंटी ऑफ एग्जाम्पल ऑफ टॉपर्स दैट फॉलो दिस ओनली द स्ट्रेटेजी। SST के लिए कभी और, ठीक है। सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टॉप द रिकॉर्डिंग एंड अभी आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको भी मैं दूंगा कंटेंट, ऐसा नहीं है।